नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा एवं उसकी व्याख्या। सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए बच्चों, आज का नया प्रकरण हमारा प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा और उसकी व्याख्या। तो इससे पूर्व कि हम ये शुरू करें, कल जो हमने वीडियो आपके लिए अपलोड किया था उसमें हमने प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा और उसकी व्याख्या बताई थी। और चूंकि मार्शल ने जो परिभाषा दी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तकों में, तो वो दोनों परिभाषाएं हमने कल आपको विस्तारपूर्वक समझा दी थी। इसके लिए आप कल का वीडियो देख लीजिए। कल्याणकारी परिभाषाओं में मार्शल के जो शिष्य हैं प्रोफेसर पिंगू और प्रोफेसर कैनन, उन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं दी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पिंगू की परिभाषा सुना रहा हूं। पिंगू ने कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में द्रव्य के मापदंड से मापा जा सके, अर्थात मुद्रा के मापदंड से मापा जा सके। ठीक है। इसी के साथ प्रोफेसर कैनन ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इन शब्दों में दी है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की खोज करना है जिस पर मनुष्य का भौतिक सुख या कल्याण निर्भर करता है। भौतिक सुख निर्भर करता है। ये परिभाषा मैंने यानी कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप उसको देख सकते हैं। कल्याण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, इनकी प्रोफेसर रॉबिन्स ने कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहली बात, अर्थशास्त्र जो है मानव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं है। ठीक है। कैसा विज्ञान है? मानव विज्ञान, अर्थात इसमें केवल हम सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते, अपितु प्रत्येक प्रकार के मनुष्य की, चाहे वो समाज में रहता हो अथवा समाज से बाहर रहता हो, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम जैसे सीमांत उपयुक्त राष्ट्र नियम समाज और समाज के अंदर अथवा समाज से बाहर रहने वाले साधु संतों पर भी लागू होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, अर्थात निर्णयों की अच्छाई और बुराइयों की ओर संकेत डालना अर्थशास्त्र का लक्ष्य नहीं है। अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, रियल साइंस, ये बोला। जबकि मार्शल इसको आदर्श विज्ञान भी मानते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देता हूं कि विज्ञान जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श विज्ञान, आदर्श विज्ञान ये बताता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बताता है ये आदर्श विज्ञान। और वास्तविक विज्ञान जो है, दूसरा जो है वास्तविक विज्ञान है, रियल साइंस, वास्तविक विज्ञान ये बताता है क्या है। तो रॉबिन्स के अनुसार इस प्रश्न का तो उत्तर देगा अर्थशास्त्र। क्या है प्रश्न का उत्तर देगा, लेकिन क्या होना चाहिए इसका उत्तर अर्थशास्त्र नहीं देगा। जैसे बेरोजगारी है, किन कारणों से है, बेरोजगारी के क्या प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, इन सारी बातों को बताएगा। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ये सब बताएगा अर्थशास्त्र। लेकिन बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए क्या होना चाहिए, ये नहीं बताएगा। तो उद्देश्यों के प्रति अर्थशास्त्र तटस्थ है, इस बात को उन्होंने कहा है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाओं की आलोचना करते हुए रॉबिन्स ने बताया कि मार्शल की परिभाषा जो है वर्गीकरणीय है, अर्थात ये अनेक प्रकार के वर्ग करती है।
जैसे सामाजिक है सामाजिक, आर्थिक है अनार्थिक, सामान्य है सामान्य, वास्तविक है वास्तविक। समझ रहे हैं ना? साधारण असाधारण, अनेक प्रकार के वर्क करती है। ये भी मार्शल की परिभाषा की आलोचना की। और उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे जिससे हो, लेकिन कल्याण से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो आप प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की जो आलोचना है इनको भी याद कर लीजिए। अब मैं आपको रॉबिन्स की परिभाषाओं की ओर ले चलता हूं। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो पुस्तक है, जो कि 1932 में प्रकाशित हुई थी, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। फिर से सुनिए, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साधनों एवं सीमित साधनों, जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों, अर्थात मनुष्य की आवश्यकता जो होती है अनंत होती है। मैं आवश्यकता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ आवश्यकता का तात्पर्य होता है किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति के लिए साधन और साधनों को व्यय करने की तत्परता जो है अर्थशास्त्र में आवश्यकता कहलाती है। और 3 प्रकार की होती है। एक, अनिवार्य आवश्यकताएं, आवश्यक आवश्यकताएं या अनिवार्य आवश्यकता। भाई सीधी बात है, अगर इन आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे रोटी कपड़ा न्यूनतम, रोटी न्यूनतम, कपड़ा न्यूनतम, मकान, ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, है ना, क्योंकि इनके अभाव में वो जीवित नहीं रह सकता। दूसरा होता है आरामदायक आवश्यकताएं, अर्थात जिससे कि हमारे जीवन को कोई संकट नहीं है किंतु हमारी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी आवश्यकता जो आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में आती है, जैसे पंखा है, आपकी साइकिल हुआ, है ना, आरामदायक। और तीसरी जो आवश्यकताएं होती है वो विलासिता की आवश्यकताएं होती है। जैसे खूब 2 प्रकार की होती है ना विलासिता, एक हानिप्रद, दूसरा लाभप्रद विलासिता। तो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं के अनेक लक्षण भी होते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। आवश्यकताओं के जो लक्षण होते हैं, आवश्यकताएं में प्रतियोगिता होती है, यानी वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से तीव्र होती है। वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से तीव्र होती है ना। किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में ये कहूं कि आवश्यकताओं के दर्शन पे ही पूरा अर्थशास्त्र टिका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि आवश्यकताओं के प्रत्येक लक्षण पर अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम टिका हुआ है। ये बाद में चर्चा करेंगे, ये टॉपिक भी आपके सब्जेक्ट में नहीं है। आवश्यकता, वांट्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण है, ये टॉपिक आपके यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत समझा आपको बताया। आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, याद कर लीजिए। अनिवार्य आवश्यकताएं यानी आवश्यक आवश्यकताएं, दूसरा आरामदायक आवश्यकताएं, तीसरा विलासिता की आवश्यकता है। विलासिता की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती है, हानिप्रद और लाभप्रद विलासिता। समझ गए ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं अनंत होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक किन किन वस्तुओं का उपभोग करेंगे, आप एक लिस्ट बना दीजिए तो आप बना नहीं सकेंगे, क्योंकि आवश्यकताएं जो है आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छे खासे जा रहे हैं और मान लीजिए साइकिल में पंचर हो गया तो जुड़वाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब आवश्यकताएं कई आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। भाई हमारे साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कितने बड़ा क्यों ना हो, कितने ही अमीर क्यों ना हो, टाटा बिरला जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साधन भी सीमित हैं। हमारे तो हैं, एक मजदूर के साधन उसके भी सीमित हैं। और सीमित साधनों से हमें अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताब, है ना, दुनिया भर की और दवा इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा बन के रह जाती हैं, जिनको हम कभी तृप्त नहीं कर पाते, कभी पूरा नहीं कर पाते। समझ गए ना? आवश्यकताएं अनंत होती है। सुबह से उठो रात तक आपको जाने कितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है ना।
जैसे कॉपी, किताब, बस्ता, यानी कि जूते, कपड़े, मंजन, पता नहीं क्या 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 क्या, खाने पीना, सब कुछ, खेलने कूदने की आवश्यकता दुनिया भर की। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अर्थात साध्य अनंत होते हैं और साधन सीमित होते हैं। ठीक है। सीमित साधन जो होते हैं हमारे वैकल्पिक प्रयोग वाले साधन के बारे में जानते हैं ना, उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये सब सीमित हैं। भूमि अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी सीमित है। श्रम अल्पकाल में सीमित है। उत्पादन के सभी साधन सीमित हैं। देखिए, जल भूमि में आता है, सीमित है, तभी तो कहते हैं जल का संरक्षण कीजिए। वन सीमित है, सोना सीमित है। जो वस्तु सीमित है उसी का मूल्य होता है, ध्यान रखिए, है ना। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों अर्थात अनंत आवश्यकताओं एवं सीमित साधनों, हमारे जो साधन है वो सीमित है, और जो साधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे बिजली है तो बिजली के कई प्रयोग, बिजली से रेल भी चलाते हैं, बिजली से मशीनें भी चलती हैं, बिजली घरों में भी जलाई जाती है, बिजली पे खाना भी बनता है, समझते हैं ना, प्रेस वगैरह दुनिया भर की और चीजें। तो बिजली के भी अनेक प्रयोग हैं, जल के भी अनेक प्रयोग हैं। मछली पालन हो तो जल, बिजली बनानी हो तो जल, उद्योगों के लिए जल, पीने के लिए घर में जल, नहाने धोने के लिए जल, हर जगह तो जल है, जल ही जल है। रहे मन पानी राखे बिन पानी सब सुन, तो पानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो साधन है वो सीमित हैं और साध्य जो है अनंत है। तो अपने सीमित साधनों से हम अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चुनाव। ठीक है। ये जो चुनाव की समस्या है, ये सिर्फ वोटिंग वाला चुनाव नहीं है, ये तो अपनी आवश्यकताओं के मध्य चुनना है, कौन सी आवश्यकता पहले तृप्त करें, कौन सी आवश्यकता बाद में तृप्त करें। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो ये चयन की समस्या है, इसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं और इसी का अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। चलिए रॉबिन्स की परिभाषा को एक बार फिर देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों एवं सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस परिभाषा को आप याद कर लिए। ये परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी है। इस परिभाषा के अनुसार क्या विशेषता है इस परिभाषा की, इसकी व्याख्या कर लीजिए। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ये मैं बता चुका हूं। साधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। बिजली और पानी के बारे में मैंने उदाहरण दिया है आपको। साधनों से यानी सीमित साधनों से अनंत साध्य यानी आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। ये मेरे पास 100 का नोट है और मैं चाहूं कि मैं 100 रुपए में सारी वस्तुएं प्राप्त कर लूं, दवा भी ले लूं, किताबें भी ले लूं, है ना, चीनी भी ले लूं, दूध भी ले लूं, है ना, डॉक्टर की फीस भी दे दूं, टेम्पो का किराया भी दे दूं। तो आवश्यकता तो अनंत है ना। तो सीमित साधन है तो सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। अतः क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हम अनंत आवश्यकताओं के मध्य हमें चुनाव या चयन करना पड़ेगा कि पहले कौन सी आवश्यकता को हम तृप्त करें और उसके यानी कि उसके बाद कौन सी करें। अगर हमारे पास साधन बचेंगे तो फिर उससे बाद जो कम तीव्रता वाली आवश्यकता होगी उसको संतुष्ट करेंगे। समझ में आ रहा? चयन की यही समस्या है, आर्थिक समस्या कहलाती है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? तो आर्थिक समस्या, साधन सीमित है, साध्य अनंत है, अनंत साध्यों के मध्य हमें चुनाव करना पड़ता है। ये चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या है। बहुत सिंपल आंसर है। इसी आर्थिक समस्या का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा थी। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा ना कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है। अर्थशास्त्र का चाहे संबंध किसी से भी हो, किंतु उसका कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, रॉबिन्स की परिभाषा में भी कल्याण शब्द चोरी से यानी चोर दरवाजे से प्रवेश कर गया है। कैसे? हम अपने सीमित साधनों का प्रयोग अनंत साध्यों के संदर्भ में
करते हैं। क्यों करते हैं? भाई अधिकतम सुख अर्जित करने के लिए, ठीक है ना। तो 14 दरवाजे से कल्याण शब्द घुस गया है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है ना। तो ये तो बेकार हुआ फिर। एक डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज की नाड़ी देखता है और बताता है कि आपको ये बीमारी हुई है, ठीक है, इस बीमारी का लक्षण ये है, ये प्रमुख प्रमुख लक्षण है, इस बीमारी में इन दवाओं से लाभ होता है, ठीक है, दवाइयां ही बता देता है। अगर मरीज को समय से दवाइयां ना मिले तो मरीज का राम नाम सत्य हो जाता है, किंतु वो डॉक्टर दवाई नहीं देता मरीज को। सब कुछ बता देगा कि क्या बीमारी है, क्या लक्षण है ना, क्या प्रभाव है इसका, है, लेकिन दवाई नहीं देता। तो ऐसे डॉक्टर की जरूरत क्या है? रॉबिन्स ये तो बताते हैं कि मतलब क्या है, प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या होना चाहिए नहीं बताते। तो रॉबिन्स, हालांकि मार्शल और रॉबिन्स की अगर परिभाषाओं की तुलना करके देखें तो वैज्ञानिक पक्ष रॉबिन्स की परिभाषा का महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक पक्ष मार्शल की परिभाषा का महत्वपूर्ण है, ठीक है। मार्शल की परिभाषा सरल है, रॉबिन्स की परिभाषा कठिन है। मार्शल की परिभाषा का वैज्ञानिक आधार कमजोर है, रॉबिन्स की परिभाषा का वैज्ञानिक आधार मजबूत है ना। अब यहां पे कहते हैं ना कि सीमित साधनों, अनंत साध्यों और सीमित साधनों। अरे भाई, आर्थिक समस्या केवल सीमित साधनों के कारण उत्पन्न नहीं होती है, अपितु असीमितता के कारण भी उत्पन्न होती है। जैसे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, क्यों? असीमित उत्पादन के कारण, अत्यधिक उत्पादन के कारण। तो यहां तो हम सीमित साधन के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनका अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये रॉबिन्स की जो परिभाषा थी ये आपको हमने समझा दी है। क्या परिभाषा है उनकी? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साधनों में सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उसके साधन सीमित एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, अस्तु हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन या चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ रॉबिन्स की परिभाषा की हमने पूर्ण व्याख्या आपको बताई। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन लिखेंगे। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की विशेषताओं और आलोचना कीजिए, या प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या कीजिए तथा आलोचना, है ना, या ये कहें कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या कीजिए, इस यानी कि विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और रॉबिन्स की परिभाषा याद कीजिए। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, चयन की समस्या से क्या अभिप्राय है। अब चयन की समस्या आती तो आपके एग्जाम में लिख देते हो कि वो ग्राम प्रधान का लक्षण होता है, वहां अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अरे भाई, अर्थशास्त्र है, इसमें हम वोटिंग नहीं करा रहे हैं, है ना। चयन की समस्या क्या है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, अतः हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन या चुनाव करना पड़ता है। क्या चुना, कौन सी आवश्यकता पहले प्राप्त करें, कौन सी बाद में प्राप्त करें, इस बात का चयन करना है ना, ठीक है। तो इसी चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं, जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूर्णतः तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जैकी मेहता और सैमुअल्सन की परिभाषा की व्याख्या करेंगे, ठीक है। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।